अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे मल्टीग्रेन आटे के बारे में जो अपने लो कार्ब और लो ग्लिसेमिक इंडेक्स की वजह से ये ऐसे सीलिएक मरीजों के लिए भी इंतहाई मौजू होगा जो प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटिक का शिकार हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि शुगर के मरीजों के लिए जब भी मल्टीग्रेन आटा तैयार किया जाता है तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि उनकी इन तमाम मल्टीग्रेन फ्लोर्स की ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है वो कम से कम हो। तो आम तौर पर ऐसे सीलिएक के मरीज़ जो कि शुगर का भी शिकार होते हैं उनके लिए जो सब आटे सबसे ज़्यादा बेहतरीन समझे जाते हैं उनमें अमरंथ है, एक अमरंथ जिसको राजगिरी भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा बकवीट है, ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, ये दोनों आटे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, आसानी से दस्तयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इनको मल्टीग्रेन आटों में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, ये कभी हफ्ते में 1.5 हफ्ते के बाद ये कड़वे होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और आटा होता है जो कि बेहतरीन है, सुपर फूड है, वो है लोबिया का आटा। तो यहाँ हमने कोशिश ये की है कि हम एक ऐसा आटा तैयार करें जो ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ जायके और फ़ायदे में बिल्कुल गंदम जैसा भी हो और दूसरे आटों की निस्बत आसानी से दस्तयाब भी हो और महंगा भी ज़्यादा ना हो। क्योंकि हमने ये बात नोट की है कि सीलिएक के मरीज़ों में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं और ये बच्चे कड़वेपन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़ाहिर है कि वालिदैन के लिए दर्द सर बन जाती है उनकी डाइट जो है। तो हमने ये कोशिश की है कि ऐसा आटा हो जिसका जायका निस्बतन बेहतर हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मल्टीग्रेन आटे के बेस फ्लोर की जानिब, जो कि जिस पर बेस का है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और वो है लाल लोबिया, जो कि सीलिएक के मरीज़ों के लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए एक सुपर फूड की हैसियत रखता है और ये ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को शुगर नहीं है मगर शुगर का ख़तरा मौजूद है तो ये शुगर और मोटापे दोनों को रोकता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि प्री डायबिटिक के लिए भी बेहतरीन है और टाइप 2 डायबिटिक के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये आंतों की सेहत और अंदरूनी आंतों के जो अंदरूनी अस्तर होता है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप जानते हैं कि सीलिएक के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इस चीज़ का आता है। तो आंतों की सेहत और उसके अंदरूनी असर के लिए जो है ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये प्रोटीन से और फाइबर से भरपूर है और इसकी भी ज़ाहिर है कि जीआई जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो इसलिए अच्छा, इसकी एक बात और भी मैं आपको बता दूं लाल लोबी के बारे में। ये बात है कि ये इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता। ये हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत मुफीद है। 1 कप लाल लोबिया उबला हुआ अगर आप खाएंगे तो आपको गोश्त के बराबर ताकत मिलेगी, जैसे आपने 1 कप गोश्त खा लिया। वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, जो गोश्त नहीं खाते बिल्कुल भी, या डॉक्टर ने मना कर रखा है, हकीम ने मना कर रखा है, या डाइटिंग पर हैं, इन सब के लिए लाल लोबिया बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये आपको उतनी ही ताकत देता है जितनी कि 1 कप गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो आपको ताकत देती हैं, उतनी ही ताकत जो है ये लाल लोबिया आपको देता है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब बेसन की तरफ। तो नॉर्मली जो है चने का आटा जो है, सफ़ेद चना हो या काला चना हो, दोनों का आटा जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए रिकमेंड किया जाता है। सफ़ेद चने के आटे के बारे में ज़्यादातर रिसर्चर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ेद चने का आटा जो है वो इतनी आसानी से हर जगह दस्तयाब नहीं होता। तो यहाँ हमने बेसन को ही रखा, और बेसन के बारे में सब जानते हैं कि ये काले चने की दाल से ही निकाला जाता है बेसन। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ब्लैक चने में और सफ़ेद चने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसका जो बेसन इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। बेसन के बारे में आप जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों को बेसन रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसकी भी जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा लो होती है और शुगर वालों के लिए इंतहाई मुफीद होती है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मूंग का आटा। मूंग दाल का आटा जो है ये हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है, और इसमें ख़ास जूस पाया जाता है जिसे फोलेट्स कहा जाता है। ये फोलेट्स जो है शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद बताया जाता है और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी से मेरी मुराद है कि आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ों को अचानक कभी कभी एकदम से कमज़ोरी हो जाती है और वो बैठ जाते हैं, चलते चलते बैठ जाते हैं या उनको चक्कर से आ जाते हैं। तो ये मूंग की दाल जो है इस चीज़ को बैलेंस करती है, इस तरह के हालात को जो है वो काबू करती है। तो इसकी एक और ख़ास बात है मूंग की दाल की कि इसका आटा जो है वो बहुत आसानी से हज़म हो जाता है।
मेरे घर में आधे रमज़ान में तकरीबन 30 रोज़े अगर हैं तो उसमें से समझ लें कि 12-13 रोज़ों में जो है मूंग की दाल के पकोड़े बनाए जाते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि मूंग की दाल के पकोड़ों से जो है वो भारीपन पैदा नहीं होता। अब आ जाते हैं हम सिंघाड़े के आटे की तरफ। सिंघाड़े के आटे के बारे में मैं ही बता सकूंगा कि विटामिन बी इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और ये लो कैलोरीज रखता है, मिनरल्स और विटामिन्स का ख़जाना है। इसके बारे में मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी। सिंघाड़े के बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं और सिंघाड़े के फ़वाइद अगर जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देख लें। इन वीडियोस का लिंक भी ऊपर मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन कार्ड में भी दे दूँगा, तो वो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे जूस की जानिब, जो कि है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस जो है वो यूँ तो हाई कार्ब वैल्यू रखता है, मगर ये अपने फाइबर और अपने एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, अपने विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, ताकि वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें। शुगर का स्टेबल रहना भी बेहद ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इस आटे में ब्राउन राइस को भी शामिल किया है। अच्छा, इस आटे में हम कॉर्न स्टार्च भी डाल रहे हैं। कॉर्न स्टार्च जो है वो ब्लड शुगर को थोड़ा सा हाई कर देता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग शुगर का शिकार हैं वो इसको कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। बग़ैर पका हुआ कॉर्न स्टार्च जो है वो तो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स रखता है, लेकिन जब ये कॉर्न स्टार्च पका लिया जाता है तो पकने के बाद इसकी ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है वो ऊपर चली जाती है। इसलिए हमने इस फ्लोर में कॉर्न स्टार्च की मिकदार थोड़ी सी कम रखी है। आप सोच रहे होंगे कि इसको स्किप भी किया जा सकता था, तो स्किप हमने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चूँकि स्टार्च है और आटे की स्मूथनेस के लिए, रोटी की स्मूथनेस के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए था, तो हमने कॉर्न स्टार्च को ही चुना। अगर हम इसको नहीं डालेंगे तो भी रोटी बन जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन आप फिर ये हो सकता है कि आप रोटी बनाएं और खा लें, उसको आप तो 1-1.5 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए रख नहीं सकेंगे। हो सकता है कि वो रोटी जो है थोड़ी सी सख्त हो जाए। तो कॉर्न स्टार्च की मिकदार हमने थोड़ी सी इसलिए रखी है। इसके बाद है जनाब साबूदाना। साबूदाना वैसे शुगर के मरीज़ों को रिकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन शुगर के मरीज़ ज़्यादातर अपने बढ़ते वज़न से भी परेशान होते हैं और साबूदाना जो है अपने रिच फाइबर की वजह से इसका इस फ्लोर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्योंकि ये एंटी कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ये कब्ज़ नहीं होने देता। बाकी चीज़ों में हो सकता है कि लोबिया के आटे के बारे में मैंने सुना है कि ये कब्ज़ करता है। मेरे साथ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेट हो जाता है बंदा, तो इसलिए हमने इसके अंदर साबूदाने का आटा भी शामिल किया है। इसकी मिकदार थोड़ी कम है और ये एंटी एलर्जी भी है और ये इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। इंस्टेंट एनर्जी जिस तरीके से मूंग की दाल के बारे में मैंने बताया था, इसी तरीके से साबूदाना भी इंस्टेंट एनर्जी देता है। अच्छा जी, अब तक जो मैंने आटे बताए वो सारे के सारे उनकी रेशो मैंने आपको बताया कि जो इस मल्टीग्रेन आटे की जो बेस है वो तो लोबिया का आटा है। बाकी आटे जो है वो थोड़े कम मिकदार में है और उससे भी कम मिकदार में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं, जिसमें अलसी है, एस्पगोल है और ज़ैंथन गम है। तो आ जाते हैं अलसी के आटे की तरफ। अलसी का पाउडर या अलसी का आटा ये हाई फाइबर होता है, इसमें ओमेगा 3 होता है, इसमें फैटी एसिड्स हैं जो कि शुगर की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। अलसी का आटा इसमें बिल्कुल बराए नाम ही डाला जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये टाइप 2 शुगर के रिस्क को भी कम करता है अलसी का आटा, और जदीद रिसर्च के मुताबिक प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक दोनों के लिए इंतहाई मुफीद है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं शामिल करेंगे। इसको बहुत ही बस यूँ समझ लें कि इस वक्त तो हम इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करें पाउडर। इसके अलावा हमारे पास है जनाब एस्पगोल, जिसे हम सीलियम हस्क भी कहते हैं। इसमें जेलाटीन होती है और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। एस्पगोल के फ़वाइद से ज़्यादातर पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि एस्पगोल में आर्टिफिशियल ग्लूटीन भी शामिल होती है। इसमें एक लेस सा बनता है जब इसको हम भिगोते हैं या पानी में डालते हैं। तो ग्लूटीन फ्री फ्लोर्स में एस्पगोल जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जिन लोगों को एस्पगोल से प्रॉब्लम होता है वो बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। जिनको अलसी से प्रॉब्लम होता है वो अलसी को स्किप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है ज़ैंथन गम।
ज़ैंथन गम भी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ज़ैंथन गम जो है वो शुगर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ये भी हालांकि हम इसको ग्लूटेन फ्री फ्लोर्स में सिर्फ आर्टिफिशियल ग्लूटीन के तौर पर डालते हैं और ये सोच के डालते हैं कि हमारी रोटी जो है वो अच्छी बन जाएगी, थोड़ी रेज हो जाएगी सारी, हम ये सोच के इसको डालते हैं। लेकिन इसके अपने फ़वाइद हैं, ये कई मेडिकल की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है ज़ैंथन गम, तो इसको आप कम ना समझें। अलबत्ता कुछ लोगों को ज़ैंथन गम का जायका नहीं पसंद होता, कुछ लोगों को ज़ैंथन गम प्रॉब्लम करता है, तो वो चाहें तो इसकी मिकदार को कम कर सकते हैं और इसकी जगह पे अलसी की मिकदार बढ़ाते हैं, या इसकी जगह पे आप चिया सीड डाल दें, चिया सीड का पाउडर डाल दें, या फिर इसकी जगह पे आप गोंद कतीरा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इन तमाम आटों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी रोटी बना के आपको बताने वाले हैं। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जब ये तैयार हो जाएगा, 1 कप आटा लेंगे और इस आटे के अंदर आप चाहें तो इसमें नमक शामिल कर सकते हैं और हस्बे जायका जितना आप शामिल करना चाहते हैं, वरना ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को आमतौर पर नमक मना होता है तो वो नमक शामिल ना करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ग्रेजुअली पानी मिलाते चले जाएंगे और इसको अच्छा सा गूंद लेंगे। ग्लूटेन फ्री आटों को गूंदने के लिए हमेशा याद रखिए कि उनको थोड़ा सा पतला गूंदा जाता है, गंदम के मुकाबले में उनको थोड़ा सा पतला गूंदा जाता है। थोड़ा सा नरम इसको रखा जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। जब ये आटा गूंद जाएगा तो इसको 10 मिनट के लिए आप ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद आप इस आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पेड़ा बनाने के लिए इस पे हल्का सा कॉर्नफ्लोर आप अपनी हथेलियों पे लगाएंगे ताकि वो आपकी हथेलियों पे ना चिपके, और जिस जगह पे आप इसको बेलेंगे उस जगह पे भी हल्का फुल्का सा आपको कॉर्नफ्लोर लगाना होगा। हम हमेशा बताते हैं कि ग्लूटेन फ्री रोटी बनाने के लिए डस्टिंग के लिए जो है हमेशा कॉर्नफ्लोर को ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह इसको बेला जाता है और इसको बेलने के बाद आप इसको तवे पे डालें। इसको जिस तरीके से नॉर्मल रोटी पकती है उसी तरह से इसको बनाना है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी तरह से फूलेगी जिस तरह से गंदम के आटे की रोटी फूलती है। ये देखिए रोटी ने फूलना शुरू किया है और ये बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूल चुकी है और चारों तरफ सेकने के बाद आप इस रोटी को उतार लें। इसी तरह से आप दूसरी रोटी भी बना लेंगे। ये रोटी बिल्कुल गंदम की रोटी की तरह नरम भी है, आप इसको देख सकते हैं, ना इसमें क्रैक आ रहे हैं, ना इसको आप इसको आराम से दस्तरखान में लपेट के रखें और ये 3-4 घंटे तक बिल्कुल ऐसे ही नरम रहेगी और आप इसको अपने पसंदीदा खाने के साथ खाएं और हमारा चैनल देखते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में इसके बारे में इसकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए।